देखिए, मलेरिया होता है, एगो डेंगू होता है, दोनों बुखार का ही प्रकार है। तो मलेरिया जो होता है ना, ये मादा इनोफिलीज मच्छर के काटने से होगा, और डेंगू जो होगा वो एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होगा। मलेरिया में क्या होता है कि तिल्ली में रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका की कमी होना शुरू हो जाएगा, और डेंगू में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगा। क्लियर है? और मलेरिया की दवा का क्या नाम है? वही सिनकोना की छाल, कुनैन, प्रीमाक्विन, क्लोरोक्विन, ये सब मलेरिया का दवा है। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ठीक है। और डेंगू वायरस से होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा लोग। चलिए, तो आज हम लोग बिहार एसआई के लिए सेट 6 को पढ़ेंगे। 6 तो हम लोग 6 का तो कुछ ही सब क्वेश्चन डाले थे, तो हम लोग चलिए बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। बहुत अच्छा। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है मुख्यालय वह जेनेवा में है। जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है। ये जो WTO जो था यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया। पहले नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है। तो गैट को ही क्या किया गया, नाम बदल दिया गया 1 जनवरी 1995 से, और उसका नाम WTO कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि WTO का पहले नाम क्या था? तो गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। क्लियर है? और उसी को 1 जनवरी 1995 को नाम बदलकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया, और इसका मुख्यालय जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। और यही जो है विश्व के अंतर्गत जितने भी एक दूसरे देशों से जो व्यापार होते हैं उनको यही जो है मैंने रेगुलेट करता है, यानी कि नियमन करता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि ये जो मौलिक जो कर्तव्य हैं इनकी संख्या वर्तमान में कितना है? मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गया है। 11वां हो गया है आपको कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उनके माता पिता या अभिभावक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ये भी प्रश्न पूछता है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत उसको जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य में 11वां नंबर कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उसके माता पिता या अभिभावक, अगर आप गार्जियन है तो आपको भी दिलवाना है, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। अगर मौलिक कर्तव्यों का बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रूस के संविधान से लेकर मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4, ठीक है, संविधान के भाग 4 के क के अंतर्गत 51 के ए में जोड़ा गया है। तो कई गो प्रश्न हो गया कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो 4 के क में। किस अनुच्छेद में है? तो 51 के क में। मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया। और किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा। ठीक है। और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां नंबर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि राज्य जो है यानी कि स्टेट पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किस विचारक का है? हेगल का है। जर्मन के विचारक थे हेगल, और इन्हीं का यह विचार था कि राज्य यानी कि स्टेट जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। स्टेट का मतलब क्या होता है? सरकार। नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर। हाँ, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष उद्देशिका का जो प्रस्ताव है इसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। तो प्रस्तुत कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू। पारित कब हुआ? 22 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा कब की गई? 1929 में। बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा
31 दिसंबर 1929 को हुए लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इसके अंतर्गत डोमिनियन दर्जे की मांग को त्याग कर पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वही रावी नदी के किनारे रात में 12 बजे ठहराए और तभी से यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि आखिर डोमिनियन का मतलब क्या है? डोमिनियन का मतलब होता है कि आप राज यहाँ कीजिएगा, आप दूसरा जगह चलाया जाएगा। हाँ, डोमिनियन का मतलब ये होता है कि आपको सिर्फ यहाँ सरकार चलाना है और आपके कार्यों में कंप्लीट रूप से दखल अंदाजी का मेरा अधिकार रहेगा, जैसे कि विदेशी मामले, रक्षा मामले, यानी कि आपको क्या करना है इस चीज को हम बताएंगे। जैसे में स्पीक माध्यम से थाना वाना करता है तो फिर वही गलत रास्ता में जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि कंट्रोल कहाँ से होता है? लंदन से, लंदन के पार्लियामेंट से। और यहाँ सिर्फ आपको वो बलि का बकरा बनाया जाता है और कार्य करते आप, जनता के नजर में रहते आप और कानून किसका रहता है? उसका। तो बदनाम होते आप। इसीलिए इन लोगों ने सोचा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में कि हम लोग डोमिनियन स्टेट के दर्जे को छोड़कर क्या करेंगे? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य घोषित किया। अगर ये प्रश्न है कि स्वराज विधेयक कांग्रेस के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहली बार स्वतंत्रता का प्रस्ताव किसने पेश किया? हसरत मोहानी। क्लियर है? और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट बताइएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली का जो केंद्रीय अभी विधानसभा है, मतलब वही संसद भवन, उसी में अस्थायी अध्यक्ष सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बिहार के ही सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक 2 दिनों बाद 9-11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, परमानेंट के रूप में राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरंभ की गई? 1909 का मार्ले मीटो सुधार अधिनियम जो था, इसी के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई और इसी के अंतर्गत जो है मिंटो जो था, मिंटो द्वितीय, वह भारत का वायसराय था। मार्ले जो था वो क्या था? भारत सचिव था। ठीक है, तो वो कहा कि आप जो है माने सांप के मुंह में दांत बो रहे हैं, यानी कि यही से जो है सांप्रदायिकता की जड़ मजबूत होनी शुरू हुई। तब जाकर सन 1930 में सबसे पहली बार सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखे हैं मोहम्मद इकबाल, उन्हीं के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान की मांग की गई और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली के द्वारा पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें ये जो भी पश्चिमोत्तर भारत है, जिसमें पंजाब, कश्मीर, लाहौर, ये सब से क्षेत्रों को मिलाकर पहला वर्ड रीजनिंग की तरह पाकिस्तान शब्द बनाया गया था। लेकिन पाकिस्तान की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल 1930 में, और उन्होंने गाना लिखा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन जब पाकिस्तान गए तो उन्होंने वहां का गली गाना बना दिया कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लो कि क्या भारत का नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन मैं दे रहा हूं, वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति और देशीयकरण। अधिगृहित संपत्ति होगा। ये जो है भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। भारत में जन्म हो जाए तो नागरिक बनिएगा। वंशानुक्रम माने आपके माता पिता हैं तो नागरिक कहलाएंगे। देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लीजिएगा कि मैं पिछले 10 वर्षों से भारत देश में रहता हूं, भारत सरकार मुझे अपने यहाँ का नागरिकता दे तो मिलेगा, नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तथापि अधिगृहित संपत्ति भारत का नागरिक बनने हेतु अधिकार नहीं देता है। क्लियर है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष मंत्रिमंडल को, अपने उपाध्यक्ष को। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 94 कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र देगा। लेकिन त्याग पत्र का तो मामला ये हो गया। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जितने भी सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ न लेकर एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। क्लियर है? लेकिन ये नहीं समझिए कि लोकसभा का अध्यक्ष का पावर कम है।
बहुत बड़ा पावर होता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है भारत के किसी भी व्यक्ति को उस संसद भवन में या विधानसभा में बुलाकर उससे प्रश्न पूछ सकता है, उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत जो है उसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार रहता है जब किसी विधेयक पर बहस हो रही हो और विधेयक टाई हो जाए, माने बराबर बराबर मत पड़े, ठीक है, उसे कहा जाता है क्रूशियल वोट। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका व्यवस्थापिका नहीं है? ऑप्शन है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और महाराष्ट्र में, और पंजाब में। पंजाब में नहीं है, क्लियर है। वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जिसका सूत्र है उकजम बियाते, यानी कि उत्तर प्रदेश, क से कर्नाटक, बी से बिहार, आ से आंध्र प्रदेश, ते से तेलंगाना और म से महाराष्ट्र। और एक और जम्मू कश्मीर था जहां खत्म हो गया क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश उसको कब घोषित किया गया था? 19 में, 2019 में उसको घोषित किया गया। तो वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में जो है द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें उकजम बियाते यानी कि उत्तर प्रदेश, ज से जम्मू कश्मीर था तो छोड़ दीजिए, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। क्लियर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6 गो में है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, ऑप्शन दे रहा हूं कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ऑप्शन है 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24, कौन होगा? 15, 16, 19, 29 होगा। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन के विषय में भी कोई विभेद नहीं होगा, अवसर की समानता होगी। 19 में है वाक स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ये सब जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, लेकिन विदेशी नागरिकों को 24 नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? 12। राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्लियर है? और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, अरे आयरलैंड होगा कि एथी होगा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड होगा, ठीक है। राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन जो है आयरलैंड से होगा। साथ ही आयरलैंड से बहुत सारी चीजें ली गई हैं, जैसे नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति। जबकि साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान और राज्यसभा के मेंबर का निर्वाचन कैसे होगा ये लिया गया है। तो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्लियर है? अच्छा, क्या राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति को उस राज्य का निवासी होना चाहिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? अस्थाई है कि अस्थाई है? अस्थाई सदन है, यानी कि जो भंग नहीं किया सकता है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है, यानी कि प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, और लोकसभा का सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए कितनी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए? 25। और यही राज्यसभा का 35 साल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। क्लियर है? बताइएगा लोग कि वित्त आयोग एक तो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्षों पर एक वित्त आयोग बनाएगा, और जिसमें 1 सदस्य प्लस 4 अन्य मेंबर होंगे। 1 + 4 5 होंगे, ठीक है। और ये 5 वर्षों की अवधि बनाएगा। किस लिए बनाया जाता है वित्त आयोग? केंद्र एवं राज्य के बीच केंद्रीय करों के बंटवारा के संबंध में। कि भारत सरकार तो बहुत सारा टैक्स वसूलता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों से ही वसूलता है, तो उसमें जो है विभिन्न राज्यों के अंश का निर्धारण किया है कि तारा के हतना दिया ही, तरह के हतना दिया। क्लियर है? नेक्स्ट बताइएगा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? गणपूर्ति का मतलब समझते हैं? गणपूर्ति का क्या मतलब होता है? कोरम। कोरम का मतलब क्या होता है? कि जैसे मान लीजिए कि किसी सदन में 100 सदस्य हैं, किसी बैठक में 100 सदस्य हैं, तो गणपूर्ति का मतलब होता है हमेशा 1/10, यानी कि 100 सदस्यों वाली किसी सभा में या सदन में
गणपूर्ति का मतलब है कि 1/10 होना चाहिए, तो 10 सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी कोई कार्रवाई होगा, नहीं तो उसको स्थगित कर दिया जाएगा। तो राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? अधिकतम 250 है, तो 250 का 10 कितना होगा? 25। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए 25 सदस्य हो गए। वहीं लोकसभा का अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, तो उसका 10 भाग कीजिए, 55 हुआ ना। तो राज्यसभा के तो ये कितना हो गया? लोकसभा का कोरम 55 सदस्य हो गया, और वहीं राज्यसभा का 25 हो गया। नेक्स्ट बताइएगा लोग। अच्छा, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक बताइए, जो किसी भी रिएक्शन के का जो दर है, रेट है, उसको प्रभावित कर सकता है, अर्थात बढ़ा सकता है, घटा सकता है, उसको शिथिल कर सकता है। तो अभिकर्मकों की सांद्रता, टेम्परेचर, अभिकर्मकों की भौतिक अवस्था, सतह का क्षेत्रफल और कैटालिस्ट की उपस्थिति। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है, कैटालिस्ट की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की बर्जीलियस ने की थी। और कैटालिस्ट क्या करता है? किसी भी रिएक्शन के दर को या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, यही ना करेगा। जैसे मान लीजिए कि केतली में आप पानी रखे हैं, और जैसे नीचे से आंच जोड़ दीजिएगा, गैस ऑन कीजिएगा, तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ गया, तो नहीं बदल जाएगा, उसका अभिक्रिया के दर को तेज कर देगा वो। नेक्स्ट बताइएगा कि कार्बन नैनो ट्यूब जो है, इससे संबंधित कौन ऑप्शन में है? कार्बन नैनो ट्यूब से संबंधित ग्लिसरॉल, पॉलीएनिलीन्स, अमीन्स, फुलरीन कार्बन का ही अपरूप है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है बार बार। ग्रेफीन, फुलरीन, ये सब कार्बन है। ये होता है F60। कार्बन नैनो ट्यूब्स फुलरीन संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ये कार्बन के नैनोमीटर श्रेणी के व्यास वाले एकल भित्ति ट्यूब अपरूप होते हैं, जो फुलरीन्स और ग्राफीन के मध्यवर्ती हैं। ठीक है। अच्छा, तांबा किसका मिश्र धातु है? तांबा मिश्र धातु है, तांबा धातु है। क्लियर है? आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल है तांबा और जस्ता का। और कांसा? तांबा टीन का। तो आपको ये बताना है कि तांबा के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं है? ऑप्शन है पीतल, बेल धातु, गन मेटल और जर्मन सिल्वर। खूब ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। तांबा के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो पीतल है, गन मेटल है, बेल धातु है, जर्मन सिल्वर है। बेल धातु। बेल धातु किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का, घंटा धातु जिसे कहा जाता है, इसमें जस्ता नहीं है। जबकि जर्मन सिल्वर में जस्ता है। तांबा जस्ता निकेल है, और पीतल में तांबा जस्ता है। फेफड़े का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण, सिलिका यानी कि बालू के कारण, पेपर के धूलकणों के कारण, टेक्सटाइल के कारण। टेक्सटाइल माने बुझते हैं, जहाँ कपड़ा उपड़ा बनता है। तो फेफड़े का सफेद कैंसर होगा आपको एस्बेस्टस के कारण। ठीक है। और इस जो कैंसर होता है फेफड़े का, उसको कहा जाता है मेसोथेलियोमा। क्या कहा जाता है? मेसोथेलियोमा। और यह मुख्यतः एस्बेस्टस फाइबर के श्वसन के साथ फेफड़ों में जमा होने का, यानी कि एस्बेस्टस धूल से क्या हो जाएगा? फेफड़ों का कैंसर होगा, और जिसका नाम है मेसोथेलियोमा। ठीक है। संसद की प्रकालन समिति क्या है? एक अस्थाई समिति है कि अस्थाई है? अस्थाई समिति है। एस्टिमेटेड कमिटी अस्थाई समिति है। और इसके सदस्यों की संख्या PL30 जब रहेगा तो लोकसभा का रहेगा 30 को रहेगा। और वहीं लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होंगे? 22 होंगे। 15 + 7, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। अच्छा, एस्टिमेटेड कमिटी में खाली काहे 30 को रहता है लोकसभा का? इसलिए कि सरकार उसी को चलाना है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट अगर वो नहीं बनाएगा, विपक्षी को शामिल कर लेगा, तो कहेगा ना ये काम 100 करोड़ में ना 10 करोड़ में हो, कहूंगा ना होके लिए। नेक्स्ट बताइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था? कीटो प्रोटोकॉल था वो
पेड़ पौधा तो ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना था क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो है कहाँ? जापान का एक शहर है और सन 1997 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन कार्य हो रहा है 2005 से। अच्छा, ये ऐसे ही है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो भी ओजोन परत से संबंधित है, वो है कनाडा में। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा कि सीधा होगा कि हमेशा उल्टा होगा? हमेशा उल्टा होगा। ऊर्जा का जो पिरामिड होगा किसी पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में, वो हमेशा जो है सो सीधा होगा, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर से ऊर्जा के स्थानांतरण के दौरान ह्रास होता है। कहने का मतलब है कि सूर्य से जितना ऊर्जा लेता है पौधा, उसका कमे भाग पर देता है, मैंने उसका कमे भाग यूज कर, मैंने ये समझे, जितना ऊर्जा आप लेते हैं ना, अगर आप कहीं छोड़ते हैं उसमें बहुत कम ऊर्जा जाता है। जैसे पेड़ पौधा जितना ऊर्जा सूर्य से ग्रहण करता है, वही ना उत्पादक है हरे पेड़ पौधे। तो जितना ऊर्जा सूर्य से लिया या जितना ऊर्जा अपने अंदर खर्च किया अपने शरीर को चलाने के लिए, उससे कम ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यानी कि पेड़ पौधे जितना ऊर्जा ले रहे हैं, वो फल दे रहे हैं, तो उसका बहुत कम पार्ट है। और फिर फल आप कौन खाएगा? बकरी खा ली, तो बकरी भी उससे कम ऊर्जा ली, और बकरी को आप खाए तो उससे भी कम ऊर्जा लिए। तो ये ऊर्जा का जो स्तर है हमेशा सीधा होगा, और प्रत्येक चरण में ऊर्जा का जो पोटेंशियल है वो घटता जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि क्रिकेट का जो बैट बनाया जाता है, बैट MRF वगैरह, रेबॉक, तो किस पेड़ का लकड़ी का उपयोग किया जाता है? बीलो की लकड़ी, जो और जिसका वैज्ञानिक नाम है सैलिक्स अल्बा वर केरुलिया। सैलिक्स अल्बा का बीलो कहिए। क्रिकेट बैट के निर्माण के लिए बीलो के वृक्ष के काठ का उपयोग किया जाता है, और इसे व्हाइट बीलो की एक प्रजाति सैलिक्स अल्बा है। बहुत हल्का होता है, मजबूत होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? पुष्प कमल है, और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसिफेरा। ठीक है, निलंबो। और ठीक क्या है? पशु कौन है? बाघ है। उसको क्या कहते हैं? पैंथर टिग्रिस। क्लियर है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को। बहुत अच्छा। जीव विज्ञान के पिता यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जंतु भी कहिए, जंतु विज्ञान का भी फादर ऑफ एनिमल तो ये अरस्तु हो जाएंगे। और वहीं वनस्पति विज्ञान का अगर कहा जाए तो थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा एक कूट फल है। कूट ऑप्शन है पोम, ड्रॉप, सिप्सेला और पीपो। पोम होगा, क्योंकि यह फल का निर्माण अंडाशय के साथ साथ पुष्प के अन्य अंगों से होता है, तो उससे उस फल को कूट फल यानी कि एक्सेसरी फ्रूट पेस्यूडो कहते हैं, माने असत्य फल। जैसे कि क्या हो जाएगा? सेव, नाशपाती आदि। और ये सब किसके उदाहरण है? पोम के उदाहरण है, असत्य फल के उदाहरण है, क्योंकि यह इससे नहीं बनते हैं, डायरेक्ट नहीं बनकर पौधे के अन्य भागों से विकसित होते हैं। कीटभक्षी पादप के कुछ उदाहरण हैं, जैसे टैगेरिज, नेफेंथिस, जूनिपेरस, लॉरेथस। तो कौन होगा? नेफेंथिस होगा। नेफेंथिस कहिए, ठीक है, या पिचर प्लांट कहिए। ये कीटभक्षी पादप हैं जो कीड़ों को पचा लेते हैं। किसकी पूर्ति के लिए? हाँ, नाइट्रोजन के पूर्ति के लिए, ताकि इनको प्रोटीन मिले। ठीक है। अच्छा बताइएगा लोग कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया? पूर्ण रूप से 1833 में व्यापारिक अधिकार पूछे हैं, ये थोड़े पूछे हैं कि अधिकार सब छीन लिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से व्यापारिक अधिकार छीना गया 1833 के एक्ट में, जब लॉर्ड विलियम बेटिक को कंपनी के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। और अगर ये पूछेगा, जब पूर्ण रूप से कहेगा ना तब 1833 होगा, लेकिन अगर ये कहेगा कि किस एक्ट के तहत जो है कंपनी के व्यापार अधिकारी को छीना गया, तब होगा 1813। लेकिन अफीम और चाय का व्यापार चीन के साथ उसमें जारी रहा था, कंप्लीटली रूप से इसको बंद कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। नेक्स्ट बताइएगा कि एक प्रकाश वर्ष कितना के बराबर होता है? 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 और एक पार्सेक बराबर कितना होगा? कितना लाइट? 3.26 लाइट ईयर। एक पार्सेक बराबर, देखिए दूरी की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है, और एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर,
या 15 मीटर, ये भी दूरी का मात्रक है। ठीक है। अच्छा, रॉकेट का जो प्रणोदन होता है, नोदक, प्रोपल्सन, यानी कि उसका ईंधन कहिए, उसमें क्या क्या होता है वो बताइए लोग। क्या मैंने उसमें माने किसका किसका उपयोग किया जा सकता है? न्यूटन एल्कोहल का, द्रव्य हाइड्रोजन का, द्रव्य ऑक्सीजन का, ये सब क्या है? रॉकेट के ईंधन है। ठीक है। जो जलते हैं तो उच्च मात्रा में क्या पैदा करते हैं? गैस, जो जेट की भांति पीछे निकलता है तो उसको आगे तरफ बढ़ाता है। क्लियर है। तो रॉकेट का जो ये प्रणोदन है, ये न्यूटन के किस गति के नियम? थर्ड लॉ, संवेग संरक्षण सिद्धांत कहिए, ये सब जो है न्यूटन के थर्ड लॉ, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में, यानी कि क्रिया जो होगा तो गैस निकालेगा पीछे तो भागेगा ही आगे। तो पीछे ही लगेगा चलने। नेक्स्ट बताइएगा कि सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कौन सा ग्रह कार्य करता है? बृहस्पति करता है। ठीक है, क्योंकि यह अपने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत से क्षुद्र ग्रहों, उल्का पिंडों और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है ताकि टक्कर से बचे। तो अब आपको ये बताना है कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है? हाँ, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच, याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है कि किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, यानी कि वहां पर क्षुद्र ग्रह ज्यादा है तो मंगल एवं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति में जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय शक्ति है, तो ये उन लोगों को खींच लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि वैक्यूम क्लीनर की तरह सौरमंडल का ग्रह बृहस्पति कार्य करता है, जिसके उपग्रहों की संख्या सबसे वर्तमान में ज्यादा है और सबसे बड़ा ग्रह भी है, और अपने अक्ष पर भी सबसे कम समय में ये मात्र 10.9 घंटा में क्लियर कर लेता है, घूम लेता है। बताइएगा लो कि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी किस तापमान पर उबलने लगेगा? 100 डिग्री से कम पे। अगर वायुमंडलीय दाब जो है 76 सेंटीमीटर के पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री, क्वथनांक का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग, उबलना। और वायुमंडलीय दाब घटने पर पानी का क्वथनांक भी घट जाएगा। क्लियर है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन सी क्रिया है? न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन है, फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, और जब हीलियम बनाएंगे तो क्या होगा? आग लगेगा और बृहत मात्रा में ऊर्जा की विमुक्ति होगी। और सूर्य का 2 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। बताइए, अगर 2 अरबवां भाग है पूरा पहुंचने लगे, तब हालत खराब है। अभी मैंने धूप से अगर से लगे सब पहुंचने तो कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ब्लू बेबी सिंड्रोम का आप लोगों ने नाम सुना होगा। ब्लू बेबी जो पेयजल में गड़बड़ियों के कारण बच्चे को हो जाता है, उसका शरीर नीला पड़ जाता है, तो ये किसके कारण होता है? नाइट्रेट के कारण। नाइट्रोजन कहिए कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चे में के ब्लड में ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन को प्रभावित करता है, जिसके उसकी त्वचा नीली पड़ जाती है। तो आज तो ये प्रश्न पूछ रहा है बिहार एसआई में कि किसके कारण होता है, तो नाइट संदूषित मान जल में नाइट्रोजन का गड़बड़ी हो गया, नाइट्रेट हो गया है इसलिए। लेकिन ये पूछेगा कि वो ऑक्सीजनो ऑप्शन में डालना शुरू करेगा कि ऑक्सीजन का परिवहन क्या प्रभावित होगा? तो ऑक्सीजन का परिवहन, क्योंकि जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिकता हो गई है, और ऐसी स्थिति में बच्चे का शरीर जो है नीला पड़ जाएगा। यहाँ पर होता यह है कि ये जो नाइट्राइट जो है, यह ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथेग्लोबिन बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन के परिवहन क्षमता को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है। तो नाइट्रेट वाला जल पीने से क्या होगा? ऑक्सीजन परिवहन प्रभावित होगा, बच्चे का शरीर नीला पड़ जाएगा। क्लियर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है CO, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया कर लेता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है और दम लगता है घुटने। बड़े बड़े शहरों में जाइएगा, जैसे बहुत बड़ा शहर पटना, दिल्ली, ये सब जगहों में, तो बहुत ज्यादा वहां पर क्या है? ये परिवहन है। गाड़ी चल रहा है, कौन? टेम्पू वम्पू डीजल वाला, तो क्या होता है? क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिएगा कि धुआं के मारे आपका दम लगेगा। कितनों चेम्बर बनेगा जब तक माने नवीकरणीय ऊर्जा पर कार्य नहीं होगा। सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, हाइड्रल एनर्जी, जल ऊर्जा, इन सब चीजों पर जब तक कार्य नहीं होगा तब तक कभी भी पोल्यूशन को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सबकी आवश्यकताएं भी बढ़ रही है। तब नेक्स्ट बताइएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व जल दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि लोनावाला जल विद्युत जो प्लांट है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनावाला जो है महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, ठीक है। और ये पुणे जिले के वालवान में स्थित है और इसका संचालन टाटा पावर द्वारा किया जाता है। टाटा पावर का जो है शेयर मार्केट में बहुत दबदबा है। विश्वासी हाँ, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? आयोग पूछे हैं, ठीक है। और 1948 में इसकी स्थापना की गई और 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत इसको लाया गया। क्लियर है। नामदफा टाइगर अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यह पूर्वी हिमाचल जैव, देखिए जितने भी रिजर्व हैं सब बायोस्फीयर हैं, ये सबको BRSI ने पकड़ के रखा है। एगो प्रश्न जरूर पूछेगा। हाँ। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुदी है। और दूसरी से बड़ी ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है, याद रखना है। अनाईमुदी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है 2695 मीटर और यह केरल के इदुक्की जिले में स्थित है और यह पहाड़ी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो यहीं पर इदुक्की पहाड़ी पर है, यहीं पर पेरियार नदी पर इदुक्की परियोजना है जो कि कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है। माफ कीजिएगा, अगर इतनी दूर जाकर BRSI में अगर काम करना हो इंदिरा पॉइंट पर तो कोई जाना नहीं चाहेगा का? हाँ, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे में है। नेक्स्ट बताइएगा, सुनिए लो ध्यान से, कि लाल सिंधी जिसे रेड सिंधी भी कहा जाता है किस पशु की किस्म है? लाल सिंधी है गाय का, ठीक है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाया जाता है। साहिवाल गाय का है। फिलोस्ट्रीन अच्छा गाय है। फ्रीजियन मुर्रा भैंस का है। क्लियर है। अच्छा, नेफा का फुल फॉर्म बताइए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वही अरुणाचल प्रदेश वाला। क्लियर है। और भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून में। और भारत में वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 में। क्लियर है। मेघालय की गारो पहाड़ियां किस फसल के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती हैं? मुख्यतः चाय के लिए, और वर्तमान में वहाँ रबर का भी उत्पादन हो रहा है। दार्जिलिंग चाय क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है? आपको लोगों को बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग सिलेबस में भी पढ़े हैं कि पैंक्रियाज होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह रहे हैं। आमाशय यानी कि स्टोमक होगा। आप लोग सिलेबस पढ़े हुए हैं कि मानव शरीर के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण गैस्ट्रिक एसिड आमाशयी रस के रूप में आमाशय से होता है, यानी कि स्टोमक से। और आंतरिक रस का उत्पादन वो करता है पैंक्रियाज, जो कि पूर्ण पाचक रस निकालेगा ना। ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए निकालता है कि जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करेगा और भोजन को अम्लीय बना देगा ताकि पचने में सहायता होगा। तो भोजन सबसे पहले मुंह से निकले, ग्रस मुंह में लार का क्रिया टाइलिन वगैरह काम किया है। उसके अलावा नीचे जैसे जाइएगा तो ये क्या करेगा? स्टोमक, ये जठर रस निकालेगा और इसी में ना ऑक्सीन कोशिकाएं हैं और यहीं से क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, जो भोजन में आए जीवाणुओं को नष्ट करेगा और उसके बाद भोजन को अम्लीय बना देगा ताकि उसे पचने में सहायता हो। तो यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसे रसायनों की रानी भी कहा जाता है। क्लियर है। और मानव शरीर में गैस्ट्रिक जूस जो है प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है। क्लियर है। नेक्स्ट बताइएगा लो कि कलोल विद्युत परियोजना कहाँ है? कलोल गुजरात में है। कलोल जल विद्युत परियोजना जो है गुजरात राज्य के गांधीनगर में है और यहाँ इफ्को का फैक्ट्री भी है जो खाद बनाता है, यूरिया वगैरह। क्लियर है। तो इस प्रकार हमने जो 6 नंबर जो सेट था उसके कुछ पार्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। हाँ, ना पूरे पार्ट को कंप्लीट किया, कल इसमें का कुछ वीडियो डाला गया था। आज पूरा हो गया। आज इसको पूरा हम लोग कर लिए। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हाँ, 7.4 यानी कि 7.5 से 8 होता है। इसका मतलब है कि मानव का रक्त क्षारीय है। और ये जो पीएच स्केल है इसको खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। ठीक है। और रक्त 3 प्रकार के होते हैं, क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है
और रक्त के दो भाग होते हैं, एक होता है जीवित और एक होता है अजीवित। अजीवित। अजीवित तरल भाग जो है जो 55 से 60% के बीच होता है उसे प्लाज्मा हम लोग हाँ। कहते हैं। अजीवित। कैसा? और जो जीवित भाग है उसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह सब क्लियर है। और वयस्कों में अगर रक्त पूछा जाए तो 5 से 6 लीटर होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। और खून का रंग जो है लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि चंगेज खां दिल्ली में किस सल्तनतकालीन सुल्तान के समकालीन था? माने चंगेज खां था तो दिल्ली में कौन था? तो इल्तुतमिश था। यही वो इल्तुतमिश है जिसने भारत में गुंबद बनाकर मकबरा का शुरुआत किया। इससे पहले मकबरा का शुरुआत नहीं किया गया था। इल्तुतमिश यही है जिसने इक्तादारी प्रथा को चलाई। यही जो इक्तादारी प्रथा है आगे डेवलप होते होते अकबर के काल में मनसबदारी प्रथा में बदल गया। तब न जब आया कैप्टन हॉकिंस आया ना 1608 से 9 में, तब वो इतना अच्छा फारसी में बात किया कि जहांगीर खुश होकर उसको किसका उपाधि दे दिया? इंग्लिश खान का। नेक्स्ट बताइएगा लोग, सुनहरा चावल के बारे में आप लोग बार बार सुन रहे हैं, गोल्डन राइस। इसको बिहार एसआई ने पकड़ कर रखा है, बार बार प्रश्न पूछाता है कि गोल्डन राइस में किस विटामिन की अधिकता होगी? विटामिन ए की, यानी कि बीटा कैरोटीन की। और विटामिन ए की अधिकता हो जाने से सुनहरा चावल यानी कि गोल्डन राइस में रतौंधी, जीरोप्लाथेमिया, जिसे क्या कहते हैं, चमड़ा जो है सल्की सल्की हो जाएगा, रूखा सूखा हो जाएगा, ये सब बीमारियां नहीं होगी। ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग जो का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान कहिए हिंदी में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्लियर है। अच्छा, KNO3 का रासायनिक सूत्र किसका है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का, जिसका उपयोग उर्वरक बनाने में होता है। ठीक है, बारूद वगैरह भी बनते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट। ठीक है, बड़ी फंसता है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। क्लियर है, राष्ट्रीय एकता परिषद का। और ये सबसे पहले 1961 में गठित किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय है। ग्रेनाइट, गेब्रो, सर्पेंटाइन, बेसाल्ट, ये सब आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित एवं जीवाश्म रहित भी होता है, इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्लेट किस में परिवर्तित हो जाएगा? सिस्ट स्लेट में, स्लेट कांग्लोरोमेट में, और ग्रेनाइट नीस में बदल जाएगा। धारणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपलब्ध हो। इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास लक्ष्य जो कि यूएनओ के द्वारा घोषित किया गया है, और भारत में भी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि हमारा भी विकास होते रहे और जो भी उपलब्ध संसाधन है उसका इस प्रकार उपयोग किया जाए कि आने वाले जो भविष्य में जो बच्चे हैं या पीढ़ी है उसके लिए भी उपलब्ध हो। तो लगे से गरिया होगी, हमारे बाबूजी सारा गछिया के पलंगवा बनवा गइलन, हमारा हवा लेवल अभी नहीं। हवा दे दीजिए। अच्छा, 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह एवं छबीलदास द्वारा। 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह एवं छबीलदास द्वारा की गई थी। क्लियर है। इन्हीं को शहीद आजम भी कहा जाता है, और चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है, शहीद भगत सिंह कर दिया गया है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को सैंडर्स केस के हत्याकांड में लाहौर के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, रोपड़ किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता था? पंजाब में था। रोपड़ पंजाब में था। और लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। राखी गढ़ी हरियाणा में, सूरजभान सिंह ने इसका खोज किया था, और ये घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी?
प्रार्थना समाज दयानंद प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन या महात्मा राम पांडुरंग ने की थी। इसमें लड़के लड़कियों के ब्याह की आयु को बढ़ाना था, स्त्री शिक्षा को बढ़ाना था और विधवा पुनर्विवाह कराना था, लेकिन इसमें अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का बात नहीं किया गया था। महाराष्ट्र में किया गया था ये। नेक्स्ट बताइएगा कि सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच। गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में यह पड़ता है। वहीं पर गधों का, जैसे यहाँ पर टाइगर का है ना वाल्मीकि नगर में बिहार में, क्या रिजर्व है ना, तो गधा रिजर्व सेंटर उधरे है, कच्छ के गुजरात में है, याद रखिएगा। बनरघट्टा तितली उद्यान बेंगलुरु में है, ये सब याद रखिएगा लोग, कुछ कुछ यूनिक चीज है। और सुलेडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु में बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मौलिक अधिकार तो लिया गया है अमेरिका से, और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, ठीक है। संसदीय सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। अच्छा, भारत के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148, और ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगर यही महान्यायवादी पूछेगा, यानी कि अटॉर्नी जनरल, यानी कि भारत सरकार का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, तो होगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खाबर, सरहदी गांधी कहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान कहिए, बादशाह गांधी कहिए, फ्रंटियर गांधी कहिए, सीमांत गांधी कहिए, ये सब इन्हीं का नाम है, खान अब्दुल गफ्फार खान का, जो बलूचिस्तान के बहुत बड़े नेता थे और इन्होंने आजादी के समय देश में सीडीएम का हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आजादी होने के बाद इनको इतना सजा दिया पाकिस्तान वाला कि इनको जेल में बंद कर दिया, क्योंकि ये जिस भारत के सपने को इन लोगों ने देखा था कि भारत में क्या होना चाहिए, समसरता रहना चाहिए, अखंड होना चाहिए, मिलजुल कर सभी धर्म को रहना चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर पाकिस्तान वालों ने इनको जेल में डाल दिया, समझे। और इन्होंने लाल कुर्ती नामक संगठन का स्थापना किया था, और ये लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। इन्हीं का घर वाला आज भी आवाज उठाता है, क्या बलूचिस्तान को मिल जाना है भारत में। अच्छा, भारत में पहली बार वार्षिक आय को किसने अनुमानित किया था कि 20 रुपया वार्षिक आय? दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा, इन लोगों ने मिलकर। दादा भाई नौरोजी ने ही जब 1906 में कलकत्ता में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तो स्वराज शब्द का प्रयोग उस अधिवेशन में किया गया। अगर ये पूछेगा कि स्वराज शब्द किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती होंगे, आर्य समाज वाले, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की हिंदी में 1875 में। तो दादा भाई नौरोजी की एक क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्लियर है। गौतम बुद्ध अपना भाषण किस भाषा में लोगों को देते थे? समझा, क्योंकि जनसाधारण की भाषा उस समय पाली थी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। तो मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है, लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल उसको कहा जाता है, उसका मुख्यालय लंदन में है। अगर यही इंटरपोल पूछा जाए, यानी कि विश्व का पुलिसिया संगठन, लियोन फ्रांस में है, सनी लियोनी नहीं। अच्छा, ये जो नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया था? अमेरिका, 9 अगस्त 1945 को, और 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर। और उस बम का क्या नाम था? लिटिलमैनियम फैटमैन, ठीक है। और यहीं से जापान ने सरेंडर कर दिया था। तो सपना है तुम गिरे बका। अच्छा, भारत में किस राज्य में ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश 1 नंबर है, जनसंख्या के मामले में भी 1 नंबर है। योगी सरकार भी वहीं पर है, आए योगी है तो मुमकिन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, मैरीन उद्यान कहाँ है? कोची, अंडमान में है, पोर्ट ब्लेयर में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान, जिसे बांदूर राष्ट्रीय पार्क के नाम से जाना जाता है, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। और वहीं पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल है, जहां कभी काले पानी की सजा बीडी सावरकर ने काटी थी। आज लोग बीडी सावरकर को उल्टा पुल्टा बोलता है। उसने ही कहा कि 1857 की क्रांति हमारे देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, और उसको इतना यातना दिया कि पूरे भारत का उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की कहानी दीवालों पर लिख दिया अपने खून से। आज उनको लोग इधर उधर बोलता है बीडी सावरकर को, कि बीडी सावरकर क्या किए? बीडी सावरकर देश के लिए काला पानी के सजा तक काटे। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश वासुदेव सावरकर, यही दोनों भारतीय थे जिन्होंने मृत मेरला और अभिनव भारत संस्था की स्थापना महाराष्ट्र में की। महाराष्ट्र का प्रथम क्रांतिकारी संगठन इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया।
और इन्हीं लोगों का मेंबर था अनंत लक्ष्मण कराने, जिसने जैक्सन को गोली मार दिया नासिक रेलवे फाटक पर, और जिसमें विनायक दास देश पांडे जैसे लोग शामिल थे। क्या जी, 2 आदमी तो नामे, 3 कुछ आदमी तो नामे कमाया है। वो तो भगत सिंह, शहीद आजम, उधम सिंह 1940 में जाकर लंदन में पंजाब के गवर्नर को, हाँ, वो डायर को गोली मार दिया वहां कैक्सटन हॉल में, धाए धाए ठाए ठाए सबके सामने मारा। ये नहीं कि लुका छिड़क, नहीं, जानबूझकर मारे। और यहाँ पर नासिक में ही मार दिया लो। यहाँ मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम मारा। भाग खराब था इन लोगों का कि गलती हो गया। वहां भी मारने गए थे लोग। लाहौर में भगत सिंह लो एस्कॉट को गोली मारे, चूंकि एस्कॉट के लाठी के से उनके सीने की हड्डी टूटी थी, लाला लाजपत राय का साइमन गो बैक का नारा, लेकिन गलती से मारा गया सैंडर्स, समझे ना। अच्छा, जो कीट जो काटता है, कीट वगैरह, जैसे मान लीजिए मच्छर काट लिया, चींटी काट लिया, तो कौन सा एसिड निकालेगा जिसका खुजली होगा? फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों को काटने से फॉर्मिक एसिड, और बिच्छू अच्छू काट ले तो मेथनोइक एसिड निकालेगा, जिसके कारण खुजली भी होगा, दर्द भी होगा, बिसाहट भी होगा। सांप जो काटता है ना, तो वो विष निकालता है, और उसके जो विष ग्रंथियां होती है वो स्तनधारियों के जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में फैट या वायल ग्रंथियों के समान है, यानी कि वसा या तेल ग्रंथियों के समान है। बताइएगा लोग कि इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। पेरियार केरल में हो गया, सिमलीपाल उड़ीसा में हो गया। यहीं पर नंदनकानन राष्ट्रीय अभयारण्य है जहां पर सफेद बाघ पाया जाता है, उड़ीसा में। बांदीपुर, नागरहोल, ये सब कर्नाटका में। अच्छा, अगर किसी तरल पदार्थों का गुरुत्व या घनत्व मापना हो तो किसका उपयोग करेंगे? हाइड्रोमीटर का। आर्द्रता मापना हो तो ग्रोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हवा में से अगर परागन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? वायु परागन कहेंगे, यानी कि एरोफिली। कीट के द्वारा होगा तो एंटेमोफिली कहेंगे, पक्षियों के द्वारा होगा तो अर्थिनोफिली कहेंगे, क्योंकि पक्षियों के अध्ययन को अर्थिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग, केसर का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर, क्योंकि वहां पर कौन मिट्टी पाई जाती है? करेवा, जो कि झीलों द्वारा अपरदित मिट्टी है, करेवा। ठीक है, फिर काली मिट्टी तो कपास की खेती होती है। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, रेगुर मिट्टी, बेसाल्टी मिट्टी भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। उसमें कपास की खेती अच्छी होती है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से उसका निर्माण होता है। यहाँ पर है कि केसर का उत्पादन भारत में सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन ईरान में होगा। और इस यहाँ पर पाई जाती है जो झीलों द्वारा अपरदित मिट्टी है, करेवा, जिसमें सेव, नाशपाती, अंगूर, इस सबके बहुत अच्छा, अंगूर नहीं, सेव, नाशपाती, अखरोट, हाँ वही है, बार बार पूछा जाता है। अच्छा, जल शोधन का देखिए, शोधन का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन, यानी कि सफाई करना। तो जल को साफ करने का वह कौन सा तरीका है जिसमें बैक्टीरिया नष्ट नहीं होंगे? हाँ, निस्यंदन की प्रक्रिया है, और इसमें कार्बन नैनो ट्यूब्स का प्रयोग किया जाता है, ये सब आरओ वगैरह। तो इसमें जो है जल से इसमें नहीं होगा, लेकिन अगर उबाल दीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, क्लोरीन डाल दीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, ये फिटकीरी वगैरह डाल दीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा, पराबैंगनी किरण का उपयोग कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रे कहाँ बर्दाश्त कर पाई, हो धाए दे मर जाएगी। जब हमनी के पराबैंगनी किरण ज्यादा पड़ जाता था, त्वचा पर कैंसर हो सकता था, तो बचिए सनु बैक्टीरिया और आ जाइए एक बेर में। अच्छा, ना बताइए देखो कि निम्मो बागजो नामक बांध जो है लद्दाख में है, तो किस नदी पर ये डैम बनाया गया है? सिंधु नदी, क्योंकि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद भी है। हाँ। अच्छा, भारत में प्रथम सहकारी संगठन की स्थापना 1904 में कहाँ की गई थी? बंगाल में। किसके, कौन था वो इस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है। अच्छा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की थी? भीमराव अम्बेडकर ने। कब की थी? 36 में। और वहीं बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में की थी। एवं बहिष्कृत भारत नामक जनरल यानी कि पत्रिका निकालना कब शुरू किया? 1928 से। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अब देखें कि भीमराव अम्बेडकर रुक नहीं रहे हैं, हरिजन किए हैं। एगो तो पृथक निर्वाचन मुसलमान मांग के ले लिया मिनटों से, अब यो हम लोगों से अलग हो जाएंगे तो काफी कमजोर हो जाएगा देश की राजनीतिक परिदृश्य अंग्रेजों से लड़ने के लिए। इसलिए महात्मा गांधी ने हरिजन यात्रा निकालना शुरू कर दिया और 1933 में उन्होंने हरिजन अखबार निकाला एवं हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना कर दी और कहा कि नहीं, 1932 में पुनः पैक्ट कर लिए, क्योंकि हरिजनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राउंड टेबल में 3 बार गए बी आर अम्बेडकर, तो इन्होंने पुणे के यरवदा जेल में पुनः पैक्ट कर लिए महात्मा गांधी एवं बी आर अम्बेडकर, और कहा कि नहीं, हरिजन अलग नहीं है, हरिजन को जो सीटें चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए तो सामान्य सीटों में से ही देंगे,
तब न 38 दू 40 बिहार में दहल बा। 38 को क्या के एससी के आ दूगो एसटी के आ टोटल कितना बा 243। अलग नहीं है, हमारा ही अंग है। गर्व से कहो कि हम सनातनी हैं, हिंदुस्तानी है। उसके बाद कुछ है, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो। देश की आजादी में तो सबने कंधा से कंधा मिलाकर लड़ा था। अबुल कलाम आजाद नहीं थे? हैं, भारत के सबसे युवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, देश के शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद, है थे कि नहीं? एपीजे अब्दुल कलाम भी थे, भारत के राष्ट्रपति, जो मिसाइल मैन के नाम से उनको जाना जाता है। और जो उड़ीसा वाला जो बालासोर है, जहाँ से मिसाइल परीक्षण होता है, हाँ, अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप कर दिया गया है। वो नहीं रहते तो ये सब अग्नि फग्नि जो भारत इतना मार रहा है, ये सैटेलाइट को ये सब नहीं बनता, खरीद कर लाया जाता है। पता चलेगा कि देखिए S-400 इंडिया को दे रहा है, वो S-600 बना के तुरंत अभी परीक्षण करेगा, जो है ना, मिसाइल को पहले ही डिफ्यूज कर देगा। S-500 तो देखिए आपको बनाया ना, माल देगा, इसका काट बना लेगा तब देगा। अच्छा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट 1906 में। कहाँ? तमिलनाडु में। क्लियर है। और बाद में 1951 में सिंदरी झारखंड में बना था, जो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र था। अच्छा, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए 4 राज्यों में उसे लोकसभा या राज्य विधानसभाओं का कम से कम 6% वैध मतों का मिलना चाहिए, तब जाकर। और राजनीतिक दल का दर्जा कौन देता है? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 से लेकर 329 तक। बताइएगा लोग कि स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने, जो सिखों के 5वें गुरु थे। क्लियर है। और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए लोग। आदि ग्रंथ की रचना भी अर्जुन देव ने ही की थी। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया ये पंजाबी वाला गुरु अंगदेव ने, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। क्लियर है। और साथ ही अर्जुन देव को फांसी पर कौन चढ़वा दिया? जहांगीर। क्यों? खुसरो के सहायता कर। और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब चढ़वा दिया, जो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे। क्लियर है। और ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है, यही खालसा पंथ की स्थापना की। और कहे कि अब कोई सिख गुरु नहीं होगा, और गुरु का वाणी ही यही गुरु का काम करेगा, गुरुवाणी। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में। 15वीं सदी कहिए उनको। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी जब उद्गम होती है वहां तिब्बत के मानसरोवर में, तो उसे किस नाम से जाना जाता है? यंगलू जांगबो कहिए, सांगपो कहिए। और जब वहां से निकलकर भारत में आएगी तो ब्रह्मपुत्र कहलाएगी, असम वगैरह में। और यहाँ से जब भारत से आगे बांग्लादेश में जाएगी तो जमुना कहलाएगी। और इधर से गंगा जाएगी जब बांग्लादेश में तो पद्मा कहलाएगी। और दोनों जब मिलेगा तो संयुक्त धारा को मेघना कहेंगे। और जाके वहां सुंदरवन में डेल्टा बनाएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। और वहीं सुंदरी वन या बेलांचली वन या मैग्रोव वन या ज्वारीय वन, या मैग्रोव वनस्पति वहां पर डेवलप है। और वहीं पर रॉयल बंगाल टाइगर। क्लियर है।